नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आ गया है फिर से एक शनिवार और आपके और हमारे मिलने की घड़ी। मैं निकिता भारत के तमाम भारतवासियों और विश्व में इस वक्त हमारा जो ये प्रोग्राम सुन रहे उन सभी श्रोताओं को नमस्कार कहती हूँ और स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम बारस्कोप में। घड़ी में 8 बजना चाहते हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बारस्कोप। वैसे श्रोताओं, ये आप ही के प्यार का नतीजा है जो हम हमारा ये प्रोग्राम दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें मेल के ज़रिए अपनी पसंद, नापसंद या फिर प्रोग्राम में हम किस तरह के बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में बताते रहते हैं, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे हमें अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया और पसंदीदा मूवीज़ के बारे में बताते रहिए ताकि हम हमारे ये प्रोग्राम बेहतर कर पाएँ। हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें अपनी पसंदीदा मूवी बताएँ ताकि हम आपकी पसंदीदा मूवी के बारे में बताएँ और आपकी पसंदीदा मूवी इस प्रोग्राम में शामिल कर पाएँ। हमें स्काइप पर चैट मैसेज आया था पाकिस्तान के नासिर साहब का, जो एक फ़िल्म सुनना चाहते हैं मेरी ज़ुबानी। तो चलिए आज उनकी पसंदीदा फ़िल्म हमारे इस बायोस्कोप में सुनी जाए। आज की फ़िल्म है मेला। वैसे मेला नाम की बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, पर आज हम बात करेंगे 1948 में बनी फ़िल्म मेला। इस फ़िल्म का दिग्दर्शन और निर्माण किया है एस.यू. सनी ने। इस फ़िल्म का संपादन किया है मूसा मंसूर ने। इस फ़िल्म के गीत लिखे हैं शकील बदायूनी ने। इस फ़िल्म का खूबसूरत संगीत दिया है नौशाद ने। इस फ़िल्म में 10 गाने हैं जिन्हें गाया है शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने। इस फ़िल्म में अभिनय किया है दिलीप कुमार, नरगिस, नूरजहां और जीवन ने। इस फ़िल्म के गीत तो बहुत हिट हुए हैं, फिर भी इस फ़िल्म का एक गीत है धरती को आकाश पुकारे, ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। इस फ़िल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं मोहन यानी दिलीप कुमार, मंजू यानी नरगिस, बसंती यानी नूरजहां, महकू यानी जीवन और अन्य कलाकार। ये कहानी है दो दोस्तों की, उनके प्यार की और एक ऐसी स्त्री की जो समाज की रीति रिवाज को मानकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते मिट जाती है। फिर वो अपना प्यार, अपना बचपन का दोस्त सब कुछ भूल जाती है। बस उसे याद रहती है तो अपनी जिम्मेदारियां और अपना परिवार। ये कहानी है मंजू और मोहन की। मंजू और मोहन बचपन में ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। मंजू की दोस्त बसंती थी जो मंजू का हमेशा साथ देती थी। मंजू, मोहन और बसंती इनके साथ महकू नाम का एक छात्र भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, पर महकू कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। हमेशा गलत काम, गलत रास्ते पर महकू चलता था। मोहन के पिता चौधरी थे और मंजू के पिता स्कूल मास्टर थे। फिर भी मंजू और मोहन हमेशा साथ रहते, हमेशा साथ पढ़ते और अपना साथ कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसे धीरे धीरे मंजू और मोहन की दोस्ती बढ़ रही थी, पर कभी भी मंजू ने मोहन का साथ नहीं छोड़ा था और मोहन भी मंजू को अपने साथ ही रखता था। मंजू के बिना वो किसी के साथ नहीं खेलता था। मोहन को जो भी घर से मिलता था, मोहन वो मंजू के लिए जरूर रखता था। धीरे धीरे मंजू और मोहन बड़े हो गए थे और याद कर रहे थे अपने बचपन को।
चलिए हम भी साथ चलते हैं इनके बचपन में और याद करते हैं हमारी बचपन की यादें। मोहन, अब न लाना मिट्टी, घर बन गया। घर तो बन गया मंजू, मगर क्या, डरता हूँ कहीं तूफान न आ जाए। तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते नहीं कितने ऊंचे पर घर बनाया है हमने। ऊपर के घर पहले गिरा करते हैं मंजू, फिर ये तो मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर नहीं, लोहे का किला समझो इसे। आंधी आए तूफान आए इसे कोई भी नहीं गिरा सकता। अच्छा चलो दिया बत्ती का सामान करें। ये हूँ मैं घर की मालकन, ये हूँ मैं घर का मालिक। घर भी बन गए, हम तुम भी बस गए। मगर क्या, तुम भी अकेली मैं भी अकेला, कोई तुम्हें ले भागा तो? हाँ मुझे भी डर लगता है। द्वार बंद कर ले अपने अपने। और मेरा घर कहाँ है? तूने मेरा घर क्यों गिराया? और तुमने मुझसे छुपाकर क्यों बनाया? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। मैं तेरा मुंह खोल दूंगा। अरे चलो मोहन, हम दूसरा घर बना ले। घर भी मौजूद है और घर में छिपा हुआ बचपना भी। लड़कपन की याद मिटाए नहीं मिलती। क्या जमाना था वो भी, जब हम दोनों इन खिलौनों से खेला करते थे। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले इन खिलौनों से खेला करते थे और आज एक और खिलौनों से। भगवान कसम मंजू, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मालूम होता गांव में सूरज ही नहीं निकला। अजीब बात है, मैं भी जिस दिन तुम्हें नहीं देखती ऐसा मालूम होता है सवेरा ही नहीं हुआ गांव में। तुम सूरज हैं और मैं सवेरा। अच्छा मुझे तुम्हारा हमारा साथ तो नहीं छूटेगा कभी? जीते जी तो नहीं। तो फिर बताओ कल वाली बात। हाँ हाँ कल आने दो, बता दूंगी। देखो ये रोज से कल मुझे अच्छी नहीं मालूम होती, तुमको आज बताना ही पड़ेगा। मैं तुमसे पूछ के छोड़ूंगा। तो सुनो, तुम्हें देखकर अपनी सुध-बुध गवा बैठी हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, एकदम चांद का टुकड़ा हो। जी चाहता है कि मैं तुमसे लगन कर लूं। सच मंजू? फिर उसके बाद राजकुमार ने तलवार चमकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं लड़कर हासिल करूंगा। राणा प्रताप से जंग करूंगा, अपने सर को नारियल की तरह कटवा दूंगा तुम्हारे प्रेम में। अरे बंद करो ये नाटक। रूठ गए ना? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे सर में भेजा नहीं, बाजरे का आटा भरा हुआ है। तुम कभी ना समझोगे मेरी बातों को। श्रीमान, ये सब तो मैं आप ही के लिए कह रही थी। सच? अपना मुंह देखा है शीशे में? दूंगा एक हाथ। पकड़ो तो जानू। क्यों, याद आ गया ना बचपन? मंजू और मोहन एक ही गांव में रहते थे और दोनों के परिवार एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मंजू के पिता और मोहन के पिता दोनों दोस्त थे। या मंजू और मोहन की दोस्ती बढ़ रही थी और दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। मंजू और मोहन को लगता था कि उनके परिवार को उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर दोनों को कहाँ पता था कि उनका परिवार भी उनके बारे में सब कुछ जानता है। मंजू की दोस्त बसंती, जिसके पिता एक पहलवान थे, इसीलिए गांव के लड़के बसंती से डरते थे और मंजू और बसंती की दोस्ती बहुत ही प्यारी थी। मंजू की हर बात पर बसंती हाँ में हाँ मिलाती थी। मंजू जहाँ जाती थी वहाँ बसंती भी उसके साथ जाती थी। मंजू के पिता ने मंजू की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी, पर मंजू की सौतेली माँ मंजू से ठीक तरह से बर्ताव नहीं करती थी। हालांकि वो मंजू से
प्यार भी करती थी, पर उसे मंजू का गांव में हमेशा घूमना, मोहन से बातें करना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो मंजू को हर बार टोकती थी। फिर भी मंजू अपनी माँ की नजरों से छुपते छुपाकर मोहन से मिलने चली आती थी। इस बार मोहन से मंजू आती है तो मोहन उसे बताता है कि कुछ दिनों के बाद मिलनपुर गांव में मेला लगने वाला है और वहां पर उनकी जलेबियों की दुकान लगने वाली है, तो वो मेले में जरूर आए और इसके लिए वो गरम गरम जलेबियां निकाल के रखेगा। मंजू पहले तो आने से मना करती है, पर मन ही मन ठान लेती है कि वो मोहन से मिलने मेले में जरूर जाएगी। मंजू मेले में जा ही रही थी कि उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि उसे मेले में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मंजू के पिता उसके हाथ में 4 आने देकर उसे मेले में जाने की इजाजत दे देते हैं। मंजू बसंती के साथ मेले में आती है। खूबसूरत मेला था। तरह तरह के रंग के गुब्बारों की दुकान थी। कहीं कुछ लोग खा रहे थे, कहीं कुछ लोग झूले झूल रहे थे, तो कहीं कुछ लोग भजन संगीत सुन रहे थे। जैसे ही मेले में मोहन ने मंजू को देखा था, तो मोहन अपने पिता से कहता है कि वो मेले में घूमना चाहता है। मोहन के पिता को भी पता चल गया था कि मंजू मेले में आ गई है, तो मोहन को मेले में जाने की इजाजत दे देते हैं और फिर मोहन मंजू से मिलने आता है मेले में। आ बसंती, अब चले। कहाँ चली रानी? ओ, आप हैं महाराज, छुट्टी मिल गई दुकान से। अरे बड़ी मुश्किलों से बाबा पीछा छुड़ा के आया हूँ। आओ तुम्हें मेला दिखाऊं है, जिंदगी का मेला। हमारी जिंदगी के मेले से तुम्हें क्या बात है? तुम अपना मेला देखो, हम अपना मेला देखो। अलग जाने की कोशिश न करो मंजू, ये मेला है, खो जाओगी। यहाँ कितने हाथ एक दूसरे से मिलते हैं, कितने हाथ हाथों से छूट जाते हैं। चलो झूला झूले हैं। मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बापू ने 4 आने दिए थे। अरे आज मेरे पास 8 आने हैं, पगली सब के सब तुम पर लुटा दूंगा। तू नहीं जानती मंजू, तुझे देखकर मैं कितना खुश होता। हाय राम। चल बसंती, मोहन के पास 8 आने हैं। अरे बसंती को क्यों तकलीफ देती हो? झूले का चक्कर बुरा होता है, कहीं हाथ वाथ छूट गया ना तो पानी भी नहीं मांगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे चक्कर वक्कर नहीं आता। तो अब आ जाएगा। देख तू यहीं बैठ, वो बाबा है ना, वो अब धर्म कर्म का भजन सुनाएंगे। मैं भजन वजन नहीं सुनूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। चल बाबा चल, भगवान तुझे गलत करे। क्या कह रहे हो ये चुपके चुपके? अरे तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, चल चल। बचाना मंजू, मेरे बापू आ रहे। कौन? मोहन? मेरी बेटी बसंती को देखा है उधर? अरे वो तो, अरे क्या बताऊं। अरे ये तो यहाँ छुपी है। अरे चल घर चल। मेले में खूब मजा करके मंजू और मोहन अपने घरों की ओर लौट आते हैं। उन दोनों को देख लेते हैं मोहन के पिता, पर मोहन झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। मंजू और मोहन की दोस्ती, प्यार आगे बढ़ रहा था। दोनों ही मन एक दूसरे से वादा कर चुके थे कि वो शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही। या कुछ दिन बाद गांव में मैको लौट आता है तो सभी मैको को देखकर हैरान होते हैं। मैको पहली नजर में बसंती को चाहने लगता है और बसंती से बात करने की कोशिश करता है, पर बसंती को मैको का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो शोर मचाती है और सबको बता देती है कि मैको उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो बसंती को बचाने के लिए
मोहन मैको को मारने लगता है। सभी लोग मोहन को रोकते हैं और मोहन को बताते हैं कि वो यही मैको है, उनके बचपन का दोस्त। मैको डर जाता है और मोहन उसे छोड़ देता है। मैको सबको बताता है कि वो शहर गया था, उसने बहुत कुछ सीखा और फिर वो फौज में भर्ती हो गया। कुछ दिनों की छुट्टी के लिए वो गांव आया है। हालांकि मैको सबसे झूठ बोल रहा था। मैको का काम ही था सबसे झूठ बोलना और पैसे हथिया लेना, पर गांव वाले इतने भोले थे कि वो मैको के बातों में आ गए। या मैको धीरे धीरे गांव में घुल मिल गया था। कुछ दिनों के बाद मोहन के पिता गांव से बाहर जा रहे थे। वो मोहन को बता कर गए थे कि जब तक वो घर ना आए तब तक वो बाहर ना जाए। पर जैसे मोहन के पिता घर से बाहर जाते हैं, मोहन भी मंजू से मिलने चला जाता है और मंजू को आवाज लगाता है। पर मंजू की माँ मंजू को किसी न किसी काम में उलझा कर रख रही थी। पर मंजू माँ से झूठ बोलकर मोहन से मिलने आती है। इतनी देर कहाँ रह गई थी मंजू? क्या कहूँ मोहन, माता जी का मन पत्थर का बना है। जब मिलने की घड़ी आती है वो दीवार बनकर सामने आ जाती है। दीवार आंगन का पानी रोक सकती है मंजू, सागर का तूफान नहीं रोक सकती। ये किस किताब का सबक सुनाने लगे महाराज? है एक किताब। क्या नाम है इसका? दिल। ये किताब तो बड़ी भयानक होती है। सुना है पढ़ने वाला फौरन खाक उड़ाने लगता है। जिसको किसी की मधुरी आंखों का सहारा हो वो सर तो धुन लेता है, खाक नहीं उड़ाता। किसकी मधुरी आंखों का सहारा है तुम्हें? नहीं बताता। रोग लगा सकते हो, हाल नहीं बता सकते। कैसा रोग? नहीं बताती। हमारी कसम। वो देखो बहुत दूर एक पंछी उड़ा जा रहा है। जानते हो कहाँ जा रहा है? कौन जाने। ठीक इसी तरह तुमने भी पड़ लगा दिए हैं मुझे। जी चाहता है उड़ती जाऊं, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि किसी की निगाह भी न पहुंच सके वहां तक। जमीन में भी बुलंदियां होती है मंजू। घर बार की इज्जत, माँ बाप का नाम, गांव गांव की बड़ाई। जो लोग इन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं उन्हें चांद और सितारे भी नहीं छूते। फिर वही दौरा पड़ गया। मैं कहती हूँ किसी हकीम या डॉक्टर को दिखाओ। हकीम या डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते मंजू, सिर्फ तुम कर सकती हो। अच्छा तू घर आना, लहसुन और सोट पीस कर पिला दूंगी, सारी बदहज़ी यूं दूर हो जाएगी। एक बार मेरे कलेजे पर देखो मोहन, धूप कहाँ से कहाँ चली गई। अब मैं जाती हूँ। फिर कब दर्शन दोगी? कल दशहरे का त्योहार है, तुम भी आ जाना, मैं भी आऊंगी। इंडिया इंडिया वी विल सिंग वी आर वन इंडियंस, वी आर इंडियन। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list.
Come and join us today. Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the schedule. Listen the moderator, please. Hey, guys, don't... You can participate in that debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद रेडियो उड़ान पर। मैं हूं निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है 1948 की मेला। इस फिल्म के अभिनेता हैं दिलीप कुमार, नरगिस, नूरजहां और जीवन। धीरे धीरे मंजू और मोहन की प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी, पर मैकू को मोहन का अच्छापन, गांव में मोहन की प्रतिष्ठा, इन सब से जलन होने लगी थी। पर मैकू को मोहन से नफरत थी, क्योंकि उसने बसंती और उसके बीच आने की कोशिश की थी, ऐसा मैकू को लगता था। इसीलिए मैकू मन ही मन मोहन से नफरत करने लगा था और वो ठान लेता है कि वो मोहन और मंजू को अलग कर देगा ताकि वो बसंती को पा सके। मैकू को पता चलता है कि पूरे गांव में लोग मोहन को बहुत मानते हैं, मोहन की इज्जत करते हैं और मंजू और मोहन एक दूसरे को चाहते हैं। अब तो मंजू और मोहन तय कर चुके थे कि वो जल्द से जल्द शादी करेंगे। इसीलिए मोहन मंजू को बताता है कि वो शहर जा रहा है ताकि वो उसके लिए बहुत सारे जेवर खरीद के लाए और कुछ ही दिनों में वो लोग शादी करेंगे। मंजू मोहन को जाने से रोकना चाहती थी, पर मोहन उससे वादा करता है कि वो जल्द से जल्द आएगा। मोहन शहर चला जाता है, वहाँ बहुत सारे जेवर खरीदता है और अचानक उसके साथ एक हादसा होता है। वो एक गाड़ी के नीचे आता है, कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। मोहन अपना होश खो देता है। डॉक्टर मोहन के परिवार को ढूंढना चाहते थे, पर किसी का भी उन्हें पता नहीं लग रहा था। यहाँ दिन बीतते जा रहे थे। मोहन कितने दिनों से गांव वापस नहीं आया था, इसीलिए सब लोग परेशान थे। मंजू की हालत तो खराब हो गई थी, वो तो रो रो के परेशान हो गई थी। यहाँ मोहन के पिता मोहन को याद कर रहे थे और उन्हें याद भी था कि मोहन और मंजू की शादी होने वाली है। मोहन ने मंजू से वादा किया था शादी करने का। मोहन की मौजूदगी में मैकू उसका फायदा उठाता है और सभी को बहकाता है कि मोहन ने कहीं और शादी कर ली है, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहा है। मोहन के पिता परेशान हो गए थे, आखिर उनका बेटा कितने दिनों से लापता हो गया था। मोहन के पिता बार बार कह रहे थे कि मोहन वापस आएगा। मैकू सबका फायदा उठाता है और मैकू मंजू की माँ को गुमराह करने के लिए उनके पास चला जाता है, उन्हें बहकाता है।
अरे चला कहाँ जाएगा सिस्टर, मैं ना कहता था पूरा 420 420। मैं जानता हूं उसने औरत रख छोड़ी है शहर में, उड़ा के ले गई होगी कहीं। औरत को आजकल औरत मत समझो सिस्टर, पैराशूट की माफिक उड़ा ले जाती है आदमी को। अच्छा हुआ लगन न हुआ। मोहन कहता था सबसे पहले बुढ़िया को जहर दे दूंगा। अरे वाह, क्या कहा? मुझे जहर देगा? ये गर्मी का टाइम नहीं है सिस्टर, हमें बेबी की लाइफ, बेबी की जिंदगी देखना है। लड़का मेरी मुट्ठी में है। लड़का वार में मेरे साथ ठेकेदार था, बड़ा पैसा है उसके पास, बड़ा पैसा। पर भैया शादी तो मोहन के साथ होने वाली थी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पंच क्या कहेंगे? तुम पंचायत बुलाओ तो सही, मैं सब सवाल जवाब करके रास्ता साफ कर दूंगा, एकदम क्लीन सीधा साफ। मंजू की माँ। अच्छा सिस्टर, मैं चलूंगा। चिड़ियों चिड़ियों, देखो तो कैसा बुरा धब्बा लग गया है। इसे क्या देखते हो? उस धब्बे का ख्याल करो जो पेशानी पर लगने वाला है। कहा करते थे ऐसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा। देखा, वो पापी किसी औरत के साथ भाग गया। क्या कहा? क्या कहूंगी? मैको की बातों में मंजू की माँ आ गई थी। उन्हें भी ऐसे लगने लगा था कि मोहन कहीं चला गया है और उसकी शादी हो गई है। मंजू की माँ की बात सुनकर मंजू के पिता भी परेशान हो गए थे। उन्हें अपनी बेटी की चिंता खाई जा रही थी। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे तो क्या करे। या मैकू मंजू की माँ से कहता है कि उसने एक अच्छा लड़का देखा है, तो अगर वो उसे 30 रुपए देंगी तो वो उस लड़के से बात चला कर आएगा। मंजू की माँ मैकू को पैसे देती है और मैकू उन्हें गुमराह करके चला जाता है। या मंजू दिन रात मोहन की राह देख रही थी और मोहन के आने की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर मोहन आ ही नहीं रहा था। बसंती मंजू को समझा रही थी कि वो धीरज ना छोड़े, पर मंजू के पिता को अपनी इज्जत की परवाह थी। वो मंजू की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। आखिर उन्हें ऐसे लग रहा था कि अगर मंजू की शादी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इसलिए मंजू के पिता मोहन के पिता से मिलने चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मोहन ने मंजू को धोखा दे दिया है, मोहन ने कहीं और शादी कर ली है। तो मोहन के पिता मंजू के पिता को समझाते हैं कि मोहन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तो मंजू को चाहता है। मोहन वापस जरूर आएगा, अगर वो कुछ दिनों की मोहलत उन्हें दे दे तो बहुत बेहतर होगा। पर मंजू के पिता मान नहीं रहे थे। फिर भी मोहन के पिता मंजू के पिता को अपनी दोस्ती का वास्ता देते हैं। फिर भी मंजू के पिता नहीं मानते और वो मोहन के पिता से कहते हैं कि अब जो भी फैसला होगा वो पंचायत का होगा, पंचायत ही इसका फैसला करेगी। और सभी लोग पंचायत बुलाते हैं मंजू और मोहन का फैसला करने के लिए। सुनो पंचो सुनो, हमारे मास्टर साहब के मुकदमे का फैसला हमारे वो किधर गए? हाँ, ये अपने मैकू भैया करेंगे। उठो भैया उठो, और दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दो। उठो भैया, अरे उठो यार, ये हमारी इज्जत का सवाल है भैया, उठो। संभालो भैया, संभालो भैया, संभालो भैया। चोट तो नहीं लगी? लेडीज एंड लेडास, ABCDEFGH, हम ढोल बजाता रहा मगर किसी ने नहीं सुना। BMTRY, अरे चौधरी का बेटा मोहन, LPRQWXYZLMNPQ, उसने मंजू की जिंदगी बर्बाद कर दी। और FRYNTW, आउट आउट, दूसरी औरत के साथ भाग गया।
और अब वो इस गांव में HONORIFACABILITU भैया ए का मतलब तो समझा दो। हाँ, इसका मतलब ये कि अब वो गांव में कभी नहीं आएगा। यूपी, सीपी, BBNCI, GIP, BMT, BMW। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस जालिम के साथ, इस दुष्ट के साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए, मतलब ये। मगर भैया अंग्रेजी में मायने मतलब तो ऐसा समझावत है जैसे मातारी लड़कन को दूध पिला। चुप रहो बाबा, चुप रहो। माउथ बंद। सुनते नहीं हो भैया, अंग्रेजी में चुप करावत है। मैं फिर कहता हूँ कि मोहन का वेट करने से मंजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, मतलब ये। अरे वाह, LAXYMIMAHROD। हमें जल्दी से कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो XYZ सारी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, लड़की के लिए दूसरा बार ढूंढना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या हो सकता है? मुहूर्त निकल चुकी है, न्योता फिर चुका है। अजी मास्टर जी, मुहूर्त भी वही रहेगा, न्योता भी वही रहेगा, ओनली लड़का बदल जाएगा। क्यों बे कलवा? हाँ मास्टर जी, भैया बिलाइत तक हो आए हैं, जो बात कहेंगे चौखी कहेंगे। तो फिर आप लोग ही कुछ उपाय कीजिए, मेरी तो समझ चौपट हो चुकी है। अजी सीधी सी बात है, 4 जाने के 4 आने के और 21 लड़की के हाथ में। क्यों भाई, कितने हुए? 29 हो तेरे की। 29 का आंकड़ा सदा मनुष्य होता है। देखो जी, 30 निकालो और समझ लो कि तुम्हारा फैसला हो गया। चलो। काहे का फैसला कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों का फैसला मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर मोहन का ख्याल नहीं करते तो उसके बाप के आंसुओं का ख्याल करो। मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगने आया हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। मोहन के पिता मिन्नतें कर रहे थे, पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी ने फैसला ले लिया था कि मंजू की दूसरी शादी कर देंगे। सभी लोग मैकू की बातों में आ गए थे। हालांकि मैकू को तो कोई भी जानकारी नहीं थी, बस वो अपने स्वार्थ के लिए मंजू और मोहन की जिंदगी दांव पर लगा रहा था और सभी लोग मोहन के खिलाफ हो गए थे। अब तो मंजू को भी धीरे धीरे लगने लगा था कि मोहन किसी और के साथ भाग गया है। वो बसंती को भी कहती है, पर बसंती उसे समझाती है कि वो मोहन को गलत ना समझे। मैकू आता है मंजू की माँ से मिलने और उनसे वादा करके चला जाता है कि वो मंजू के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। मैकू बूढ़े ठेकेदार के घर आता है। उनकी बहन से उसकी मुलाकात होती है। वो उनको कहता है कि उसने उसके भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, एक ऐसी लड़की जो सुशील है, सुंदर है और घर के सारे काम कर सकती है। दोनों भी परिवार इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और मंजू की शादी होती है। मंजू अपनी शादी में बहुत रोती है। आखिर उसकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। वो शादी के लिए तैयार होती है और उसकी शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर चली जाती है। क्या मोहन धीरे धीरे ठीक हो गया था। जैसे उसको होश आता है, वो डॉक्टर से कहता है कि उसे जल्द से जल्द उसके गांव वापस जाना है और वो अपने गांव चला आता है और उसकी मुलाकात होती है मंजू की दोस्त बसंती से। बसंती, तुम? मंजू कहाँ है? अब मंजू से क्या काम तुम्हें? वहीं जाओ जहां छुपे बैठे थे। कहाँ रखा है उस लाल परी को? कौन लाल परी? कौन सी परी बसंती?
वही चुड़ैल जिसने पल्लू से बांध लिया था तुम्हें। अरे पगली, आसमान पर चांद भी निकलता है, सूरज भी, मगर पतंगा अपना दीप छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखता। मैं तो शहर में गाड़ी के नीचे आ गया था, 5 दिन तक अस्पताल में जख्मी पड़ा रहा, और आज इजाजत मिली है तो भागा हुआ चला है। अब तो इस गांव में बड़ा अंधेर हुआ है। मोहन, तुम्हारा संसार लूट लिया है गांव वालों ने। क्या हुआ बसंती? बसंती क्या हुआ? मंजू तो अच्छी है, मंजू तो अच्छी है। अब उसके अच्छे बुरे से तुम्हें क्या सरोकार? वो पराई हो गई, आज ही तो रुखसती हुई है उसकी। ये क्या हो गया बसंती? ये क्या हो गया? बचपन के खेल, जवानी के वादे सब सपने हो गए। मंजू चली गई, उसका घर भी चला गया। ये क्यों रह गया है? ये क्यों रह गया है? इसे भी बर्बाद होना चाहिए। इसे तोड़कर क्या पा लिया तुमने? गर्दन नाखों की जाकर तोड़ो। जिसने आग लगाई है तुम्हारे घर में? मैकू ने आग लगाई है, मैकू ने आग लगाई है। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। दोस्तों, अक्सर आपने बॉलीवुड स्टार्स को पर्दे पर तो रोमांस और एक्शन करते हुए देखा होगा। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ऐसा ही रोमांस, ऐसा ही एक्शन पर्दे के पीछे भी था? ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरी और उनके वॉर की हम आपको सुनाएंगे अपने इस खास शो में, जिसका नाम है लम्हे लम्हे, कुछ खट्टे खट्टे, कुछ मीठे मीठे, जिसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी आरजे सुशील के साथ। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं निकिता और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बायोस्कोप। आज की फिल्म है मेला। इस फिल्म के अभिनेता हैं दिलीप कुमार, नरगिस, नूरजहां और जीवन। मोहन मैकू को मारने के लिए चला जाता है और मोहन और मैकू के बीच लड़ाई होती है, पर मैकू मोहन की शरण में आता है तो मोहन उसे माफ कर देता है। मोहन अपने पिता के पास आता है बहुत दिनों के बाद
अपने बेटे को देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, पर वो जान चुके थे कि मोहन ने अपना सब कुछ खो दिया है, इसीलिए मोहन उदास था। मोहन को उदास देखकर वो भी उदास होते हैं। वो मोहन से कहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए, पर मोहन अपने बचपन की दोस्ती, अपना प्यार कैसे भूल पाता। अपने पिता के समझाने पर मोहन उनकी बात तो मान लेता है, पर वो मंजू को भूल नहीं पाता। मोहन के पिता उससे वादा लेते हैं कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा और जिंदगी में तरक्की करेगा। मोहन उनसे वादा करता है और मोहन के पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। अब तो मोहन और भी अकेला हो गया था, उसका दुनिया में कोई नहीं था। यहाँ मंजू अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। मंजू को पता चल गया था कि उसे फंसाया गया है और उसकी शादी एक बूढ़े ठेकेदार से कर दी है, और ठेकेदार को भी पता चलता है कि उसकी बहन और मैको ने उसे झूठ बोलकर उसकी और मंजू की शादी कर दी है। वो मंजू से कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक पति अपनी स्त्री को देख रहा है। स्त्री? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा था कि एक मुंह बंद कली को बाप से तोड़कर मेरे रास्ते में डाल दिया जाए? नहीं, ये लगन नहीं, अत्याचार है। मगर ये अत्याचार नया नहीं, बहुत पुराना है। मुझे मैकू और मेरी बहन ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अब इस धोखे का कोई उतार नहीं। धर्म ने और समाज ने जिस डोर से हम दोनों को बांध दिया है, वो जीवन और मरण की डोर है। अब इस डोर को न महकू तोड़ सकता है और न आपकी बहन तोड़ सकती है। देवी, मैं निर्दोष हूँ। ये लगन मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए किया है। उन 4 बेसहारा बच्चों के लिए जिनसे संसार ने बाल्यावस्था ही में ममता का सुख छीन लिया है। पिताजी प्रणाम। देखो। माताजी प्रणाम। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। यही मैले कुचैले और घिनौने बच्चे भारत माता की गोद के आबदार मोती तालीम, तरबियत और देखरेख के बिना हैवान हो रहे हैं। बढ़ो और एक माँ बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो। बढ़ो, ये बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो। यही मेरी अंतिम कामना है। बढ़ो, बढ़ो। माताजी, पिताजी को आज फिर दौरा पड़ गया। आंखें खोली, आंखें खोली। अब इन्हीं आंखों से तो मुझे दुनिया देखनी है। देवी, तुमने मेरे सर को अपने जानू पर रखकर देश के इन 4 अनाथ बच्चों के जीवन को सहारा दिया है। सहारा न तोड़ना, ये देश की अमानत है। आज से इस अमानत को मैं तुम्हारे सिपुर्द करता हूँ। भगवान, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास माँ की उम्र नहीं, मगर माँ का दिल पैदा करना होगा। कहाँ से लाऊं ऐसा दिल? कहाँ मिल सकता है वो दिल? मैं अपनी हर पूंजी लुटाकर उसे हासिल करूंगी। माँ का प्यार बाजार में नहीं बिकता देवी। इस चीज की संसार में कोई कीमत नहीं। जो चीज कीमत देकर नहीं खरीदी जा सकती, कर्ज नहीं मिल सकती, भीख मांगकर भी हासिल नहीं हो सकती, तो आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं वो चीज? कहाँ से लाऊं? इसका जवाब तो तुम्हारे माता पिता ही दे सकते हैं। मैं जवाब नहीं, वास्ता देता हूँ स्त्री के नाम का। वास्ता देता हूँ उस चीज का जिससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यारा नहीं। मंजू ठेकेदार की बात मान लेती है और तब से ठेकेदार के सभी बच्चों का मंजू ख्याल रखती है।
सभी बच्चे मंजू को चाहने लगते हैं, मंजू के करीब होते हैं। ठेकेदार कुछ काम से बाहर जाते हैं। यहाँ मोहन के पास गांव के कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि उसके पिता ने उसकी शादी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वो पैसे वापस लेने आए हैं। तो मोहन उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है और उनसे कहता है कि वो उनके पैसे वापस जरूर करेगा। इसीलिए मोहन शहर चला जाता है वही जेवर लेके जो उसने मंजू और उसके शादी के लिए लाए थे। मोहन जेवर बेचकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में ठेकेदार को बेहोश देखकर उन्हें अस्पताल लेके उनके घर वापस छोड़ने आता है। तो ठेकेदार उसे कहते हैं कि वो उनके घर पहली बार आया है और उसने उनकी जान बचाई है। तो वो कुछ देर रुके। मोहन उनको मना कर रहा था पर ठेकेदार उसे विनती करते हैं तो मोहन रुक जाता है। ठेकेदार मंजू को बताते हैं कि आज उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ गया था। अगर एक भला इंसान उन्हें बचाता नहीं तो उनकी जान चली जाती। मंजू उससे मिलने आ ही रही थी कि मोहन वहां से चला जाता है। दिन बीतते जा रहे थे। ठेकेदार की हालत खराब हो रही थी और अचानक ठेकेदार की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। इसी दिन के लिए मांग में सिंदूर दिया था। तुमने बर्बाद किया है मेरी बच्ची को। तुमने जानबूझकर ऐसी नाव में बिठाया था उसे जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूबने वाली थी। भगवान तुम्हें कभी माफ न करेगा। मैंने क्या मरने की कसम धराई थी ठेकेदार साहब को, वक्त आया मर गए। सिर्फ ठेकेदार ही नहीं मरा है चाची, उसके साथ मंजू की जवानी मर गई है, उसका संसार मर गया है। बेटी का सुहाग चिता की आग में झोंक आई। अब तो कलेजा ठंडा हुआ है तुम्हारा। हाय राम, जैसे मैं दुश्मन थी अपने बच्चे की। अब इस घर में तेरा क्या है डाइन? आते ही मेरे भाई को खा ली, अब किसको खाने का इंतजार है? निकल यहाँ से, मैं एक पल भी न टिकने दूंगी तुझे। माता जी को निकालोगी तो मैं पिताजी से कह दूंगा, वो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अरे बैठ, अलग रहे। ये यहाँ रहेगी तो तुम सबों को भी चबा जाएगी। मनहूस कहीं की। बस दीदी, बर्दाश्त की हद होती है। अब ये मनहूस कदम यहाँ नहीं रहेंगे। प्रणाम। निकल निकल। भारत माता की गोद की आगार मूर्ति इनकी जिंदगी तुम्हारी तरफ दे चुकी है। एक माँ बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो हाथ, बस यही मेरी अंतिम कामना है। रख दो हाथ, बस यही मेरी अंतिम कामना है। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर न करो। अभी मुझे इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है दीदी। फिर थकने आई है मुझे। निकल जा सीधी तरह, नहीं तो बेइज्जत करके निकालूंगी। बस आगी, माता जी। मंजू विनती कर रही थी पर ठेकेदार की बहन उसकी बात नहीं सुन रही थी। मंजू की लाख कोशिश के बाद भी ठेकेदार की बहन नहीं मानती तो मंजू के पिता उसे अपने घर लेके आते हैं। मंजू न किसी से मिलती थी न किसी से बात करती थी, हमेशा गुमसुम सी चुप चुप रहती थी। ऐसे ही मंजू को मिलने मंजू की दोस्त बसंती आती है। उसे कहती है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाए, आगे बढ़ जाए। पर मंजू बसंती को कहती है कि अब वो कुछ नहीं भूल सकती, अब तो उसके नसीब में सिर्फ रोना ही रोना है।
बसंती मंजू से कहती है कि कोई और भी है जो उसका इंतजार कर रहा है। तो मंजू पूछती है कि आखिर कौन है वो। बसंती मोहन का नाम लेती है। मोहन का नाम सुनकर मंजू बसंती पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि अब वो किसी का नाम नहीं सुन सकती। अब तो वो एक विधवा है और उसे ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। तो बसंती मंजू से कहती है कि उसने मोहन के साथ बहुत गलत किया है, पर अब उसकी सगाई होने वाली है, वो भी उसके साथ। मंजू ये बात सुनकर परेशान होती है। तो बसंती मंजू से कहती है कि जिस तरह उसने अपनी जिंदगी जी ली, उसी तरह मोहन को भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। वो और मोहन सगाई कर रहे हैं। बसंती मंजू को मोहन और खुद की सगाई का न्योता देकर वहां से चली जाती है। बसंती की जाने के बाद मंजू बार बार सोच रही थी मोहन के बारे में, पर उसे ख्याल आता है कि अब तो वो मोहन के लिए पराई हो गई है। इसीलिए मंजू मोहन से मिलने जाती है, उसकी सगाई की बधाई देने चली जाती है। मंजू, तुम यहाँ? बधाई देने आई हूँ। सगाई जो हो रही है तुम्हारी। सगाई तो जीने वालों की हुआ करती है मंजू। मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम डोले में बैठकर इस गांव से चली गई। मुझसे कहा था कि मर कभी साथ में छूटेगा, और तुमने तो जीते जी दामन छुड़ा लिया मंजू। ऐसा क्यों किया मंजू तुम? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मंजू? ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी थी, तुम संभाल न सके। अब शरीर दूसरे का हो गया है, सिर्फ आत्मा तुम्हारी है। आत्मा से आत्मा जब ही मिल सकती है जब जीवन की दीवार रास्ते से हट जाए। मंजू, वो देखो, देखो तूफान आ रहा है। मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम चली जाओगी मंजू? हाँ मोहन, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। हमारा तुम्हारा मेल इस दुनिया के लिए नहीं है मोहन। मंजू, नहीं है। मत जाओ मंजू। नहीं मोहन, अब हमारे रास्ते दो हो चुके हैं। तुम्हें उस तरफ और मुझे इस तरफ जाना है। मंजू, जिंदगी की डोर टूट गई मंजू, मगर मोहब्बत की डोर नहीं टूट सकती। तुम दुनिया के लिए मर गई, मगर मेरे लिए जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहोगी। अब तुम्हें और कोई नहीं पा सकता मंजू। आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, हमेशा मेरी रहोगी मंजू। और उस तूफान में मंजू की जान चली जाती है और इसका इल्जाम आता है मोहन पर, और मोहन को 20 साल की सजा होती है। बस यहीं पर पूरी होती है आज की ये फिल्म मेला। इस फिल्म के लिए हमें फरमाइश की थी पाकिस्तान से नासिर साहब ने। उम्मीद करते हैं कि उन्हें हमारी ये बायोस्कोप
और आज की ये फिल्म पसंद आई होगी और आपको भी हमारी आज की बायोस्कोप और आज की ये फिल्म कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अपने ईमेल के माध्यम से हमें अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। आप हमें स्काइप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। अगर आप कोई फिल्म मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी पसंदीदा फिल्म हमारे इस बायोस्कोप में ज़रूर शामिल करेंगे। अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपका साथ छोड़ना होगा, पर अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी दिन यानी शनिवार ठीक रात 8 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।